वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 11 का जो इकोनॉमिक्स का बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका चैप्टर 1 के बारे में, जो हम लोगों को बताएगा डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और जो एक्सपीरियंस हुआ इंडिया में कंसिडरिंग द इकोनॉमिक सिचुएशन 1947 से लेकर के 1990 के बीच में। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, चूँकि ह्यूमैनिटीज़ का आप लोग स्टूडेंट हैं, इसलिए कोई भी चीज़ को देखने से पहले आप पहले उसके बारे में ज्योग्राफिकल कंडीशंस, उसका इकोनॉमिकल कंडीशंस, उसका हिस्टोरिकल कंडीशंस जानना चाहेंगे। तो इसलिए जब हम लोग इंडिया का इकोनॉमी का प्रेजेंट लेवल के बारे में बात करें कि अगर अभी देखते हैं हम लोग इंडिया में 50% के आसपास जो वर्क फोर्स है वो एग्रीकल्चर में है, तो इसलिए हम लोग जानना चाहेंगे कि इससे पहले क्या था। तो हम लोग इकोनॉमिक सिचुएशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका हिस्टोरिकल सिचुएशन देखना पड़ेगा, यानी कि कौन सा हिस्ट्री, इकोनॉमी से रिलेटेड हिस्ट्री। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं पहले कि 1947 से लेकर के 1990 के बीच में इंडिया का क्या इकोनॉमिक सिचुएशन था। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में बस हम लोग जानेंगे कि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे क्या सिचुएशन था, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि 1947 से 1990 के बीच का क्या सिचुएशन बना। ठीक है, तो जब आप लोग जानते हो कि भारत जो है उसको आज़ादी मिली 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। तो उस समय में कुछ कुछ चीज़ें था जिसके कारण कि भारत एक तरह से गरीब देश माना जाता था, डेवलप्ड नहीं था, पुअर कंट्री था। ठीक है, अब उसका क्या रीज़न था? पहला रीज़न ये था कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ था, खास करके अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, अब अंग्रेज़ जो है वो एक तरह से जैसे मुगल्स था। ठीक है, मुगल्स जो थे वो क्या हुआ और अंग्रेज़ में क्या अंतर है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा। जब मुगल्स भारत आया तो मुगल्स आया था भारत लूटपाट करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर के वो बस गया, अपना देश बना लिया मुगल्स। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश जब वो भारत आया तो वो कभी इंडिया को अपना देश माना ही नहीं। इसलिए ब्रिटेन जब भी भारत के बारे में सोचता था वो पहले ब्रिटेन के बारे में सोचता था, लेकिन मुगल्स में ये चीज़ नहीं था। जब अकबर कोई पॉलिसी लाता था तो वो पहले इंडिया के बारे में सोचता था, क्योंकि अकबर हिंदुस्तानी हो गया था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स कभी हिंदुस्तानी नहीं हुआ, वो अपना घर ब्रिटेन को ही मानता था, इसलिए वो इंडिया का भलाई नहीं चाहता था एक तरह से। ठीक है, तो वो सब चीज़ें तो हो गई अलग बात। बट अभी यहाँ पे हम लोग देखें तो भारत में उस टाइम पे क्या था, तो भारत हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी मशहूर था। आपको तो पता ही होगा, अगर आप जानते होंगे कि भारत का जो कॉटन का कपड़ा था, सिल्क का जो कपड़ा था, वो बहुत ज़्यादा विख्यात था, पूरा यूरोप उसको पहनता था। ठीक है, फिर भारत का जो मेटल्स था वो इम्पोर्टेंट था, भारत का जो स्टोन वर्क था वो भी काफ़ी ज़्यादा विदेश में मतलब चाहा जाता था, उसको भारत काफ़ी उसको एक्सपोर्ट करता था। ठीक है, अब एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है बंगाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में, उसका नाम है डक्का मुस्लिम। डक्का मुस्लिम जो था वो उसको मलमल भी बोलते हैं। ठीक है, उसको एक तरह से मलमल भी बोलते हैं। तो वो जो है ढाका, जो बांग्लादेश में आज चला गया, पहले तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब तो इंडिया ही था ना। तो ढाका का जो मुस्लिम बनता था वो उसको बोलते थे डक्का मुस्लिम। वो बहुत ज़्यादा फाइन वैरायटी का मुस्लिम होता था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो कितना ज़्यादा डेवलप था उस टाइम पर, उसको कितना ज़्यादा लोग पसंद करते थे। ठीक है, ये तो हो गया ब्रिटिशर्स के आने के पहले का बात, यानी कि मुगल के टाइम का बात। ठीक है, मुगल्स के टाइम का बात, या फिर नीचे या विजयनगर एम्पायर वगैरह हो गया तो उस टाइम का बात हो गया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आया तो उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ था उसके कारण जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो एक तरह से टूट गया। ठीक है, उस तरह से टूट गया, तरह से उसमें चेंज हो गया। ठीक है, और भारत जो है वो पहले एक्सपोर्ट करता था किसको, फाइन क्लोथ्स को, अब वो एक्सपोर्ट करने लगा रॉ क्लोथ्स को। जैसे कि पहले जो है वो कॉटन का कपड़ा बना के भेजता था भारत, लेकिन जब ब्रिटिशर्स का पॉलिसी के कारण क्या हुआ, वो बस सिर्फ कॉटन भेजता था और ब्रिटेन उसको कॉटन को कपड़ा में चेंज करके बेचने लगा। तो फ़ायदा किसको हुआ, ब्रिटेन्स को। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो कभी भी ऐसा सिंसियर एफर्ट नहीं लगाया कि भारत का जो नेशनल इनकम जो है और पर कैपिटा इनकम, यानी कि हर व्यक्ति का जो एक साल में आय होता है
वो बढ़ जाए और भारत का जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाए। इसके लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कभी भी सिंसियर एफर्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि उसका काम तो मेन था कि वो एक तरह से ट्रेडिंग कंपनी के तौर पे आया था, वो तो अपना देश का व्यापार करना चाहता था, वो इंडिया को क्यों आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये कुछ कुछ नाम है जैसे कि दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिडास, V.K.R.B. राव और R.C. देसाई, इन लोगों ने जो है वो कोशिश किया। वो लोग कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग पता करें कि कॉलोनियल पीरियड में जो भारत का ग्रोथ है वो कैसा हुआ, क्या वो स्टेगनेंट है या फिर वो बढ़ रहा है। उस प्रकार का वो लोग स्टडी करना चाह रहे थे। ठीक है, तो उनका स्टडी से एक बात पता चलता है कि भारत का जो ग्रोथ हो रहा है वो लगभग 2% के आसपास था और कुछ परसेंट, एक ऑलमोस्ट 0.5% जो है वो पर कैपिटा आउटपुट जो है वो बढ़ रहा था। अब आप कॉन्टेक्स्ट ले लो आज का। आज जो है भारत 7 से 8% के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। मतलब इकोनॉमी जो भारत का है, जो GDP है वो 7-8% के हिसाब से बढ़ रहा है। उस टाइम पे 2% से कम के हिसाब से बढ़ रहा था और जो पर कैपिटा आउटपुट है वो 0.5 के हिसाब से बढ़ रहा था। आज का लगभग 2% के आसपास के हिसाब से पर कैपिटा आउटपुट बढ़ता होगा, है ना। तो इस प्रकार से चेंजेस देखने को मिलते हैं जब इंडिया की सरकार बनी, जब इंडियंस अपना वोट दे करके सरकार चुनना शुरू किए, तो देखो किस तरह से हमारा इकोनॉमी जो है वो प्रॉस्पर करने लगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ने लगा। हम लोग तो बात किए कि एक एग्रीकल्चर जो है वो ख़राब हो गया था, उसको मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा इनका पॉलिसीज़ के कारण। तो अब एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों का जो इनकम था वो ज़्यादा नहीं बढ़ सका, या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से स्टैग्नेशन आ गया, वो आगे नहीं बढ़ सक रहा था। ठीक है, और इनफैक्ट वो तो गिरते ही जा रहा था। पहले तो जैसे हम बताएं कि डक्का मुस्लिम के बारे में, तो डक्का मुस्लिम के बारे में तो वो जो है पहले एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन जो ब्रिटिश आए उसके बाद क्या हुआ, वो लोग इंपोर्ट करना शुरू कर दिया इनफैक्ट। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये क्या कारण था? तो आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दें कि 85% उस टाइम पे 85% जो लोग थे वो विलेज में रहते थे और वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। आज का डेट का अगर बात करें तो लगभग 60%, इनफैक्ट 55% लोग जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं और लगभग 70% 60% लोग जो है वो आपका विलेजेस में रहते हैं। इसका मतलब उस टाइम पे इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था। ठीक है, तो अब एग्रीकल्चर में वो लोग काम करते थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो होता है, यानी कि मान लेते हैं कि एक खेत में, एक हेक्टेयर का खेत में, एक एकड़ का खेत में 100 किलो अनाज उगता है। ठीक है, अब अगर 20 साल के बाद भी एक हेक्टेयर का खेत में, एक एकड़ का खेत में अगर 100 किलो अनाज ही उगेगा तो वो क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब अभी हम लोग देखते हैं इंडिया में कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है ना, कितना हम लोग अनाज पैदा करने लगे, अनाज उगाने लगे। तो इस प्रकार से तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम था और जो सेक्टर है, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो उनमें कुछ कुछ ग्रोथ देखने को मिला, खास करके जो एरिया अंडर कल्टीवेशन होता है। यानी कि पहले अगर 1 किलोमीटर में, मतलब मुगल्स के टाइम में या 1700 में, अगर 1 किलोमीटर एरिया में, एक कोई गांव में 1 किलोमीटर एरिया में खेती हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स आने के बाद ये बढ़ करके लगभग 1.5 किलोमीटर एरिया में खेती होने लगा, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए, ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए। ठीक है, उनका जो तंत्र है, जैसे कि उनको, उनके अंदर काफ़ी लोग काम करते हैं तो उनको सैलरी देना होता है, तो इस प्रकार से उनके लिए पैसा चाहिए। पैसा के लिए क्या करेंगे, वो लैंड, एक तरह से टैक्स लेना शुरू करेंगे। तो वो क्या करना शुरू कर दिया, लैंड सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब लैंड सेटलमेंट क्या होगा, यानी कि आप एग्रीकल्चर जो करते हैं, जो खेती काम करते हैं, जो किसान हैं, उनसे पैसा लो और मुझे उसका कुछ पार्ट दो। अब खास करके इसमें है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम के पीछे क्या सोच था, तो ज़मींदारी सिस्टम के पीछे ब्रिटिशर्स लोगों का सोच था कि ज़मींदार को जब हम लोग अपॉइंट कर देंगे कि आप इतने बड़े एरिया का ज़मींदार हो, यानी कि आप जो किसान खेती करते हैं उनसे आप टैक्स लो और मुझे उसका, इनफैक्ट ये था कि 10/11, यानी कि अगर आप 110 रुपया कमाए हो तो आप मुझे 100 रुपया दो, ब्रिटिशर्स को 100 रुपया दो और 10 रुपया आप खुद रख लो। ठीक है, ये था परमानेंट ज़मींदारी सेटलमेंट का। ठीक है, इनफैक्ट परमानेंट सेटलमेंट का। ठीक है,
तो इससे ब्रिटिशर्स लोग सोच रहे थे क्या कि ज़मींदार लोगों पे अगर हम दे देंगे कि आप मुझे पैसा ला करके दो, तो ज़मींदार लोग क्या करेंगे, जो किसान है उनका एक तरह से डेवलपमेंट करेंगे ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। ठीक है, हालांकि ये हुआ नहीं, ये नहीं हुआ। ठीक है, और इस प्रकार से किसान लोगों का जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, और जो कंपनी है उनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, क्योंकि उनका जो फिक्स एक तरह से था वो आकर के उनके पास टैक्स जो है वो मिल जाता था। अब ज़मींदार लोग क्यों इंटरेस्ट नहीं लिए कि किसान लोगों का प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए या फिर हम ज़्यादा पैसा कमाएं? इसका दो तीन कारण था। पहला कारण ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, वो फिक्स कर दिया कि आप जो है 5 तारीख को, मान लेते हैं 5 तारीख को आप ला करके हर साल में हमको पैसा दोगे। ठीक है, अब आपका कुछ भी सिचुएशन है हम नहीं जानते, तो ज़मींदार लोग वो करना शुरू कर दिया। अब अगर वो पैसा बढ़ाएगा और किसान अगर पैसा नहीं देगा, तो वो अपना वो जो है ज़मींदार लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को पैसा कैसे देंगे, नंबर वन। दूसरा क्या था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत कम था। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी कम था, तो वो किसान लोगों को क्या बताया कि आप नया टेक्नोलॉजी लगाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ अपना। ठीक है, उसके बाद क्या था कि जो ज़मींदार लोग थे अगर वो पैसा नहीं देते टाइम पर, तो उनका ज़मींदारी को नीलाम किया जाता, यानी कि ज़मींदार लोगों को फिर चेंज करके दूसरा ज़मींदार जो है वो आया जाता। उसके बाद और क्यों, और क्या कारण है कि किसान आगे नहीं बढ़ सके या किसान का प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सका, क्योंकि पहला तो था जैसे हम बताए लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ उतना अच्छा नहीं था। आज देखो कितना इरिगेशन फैसिलिटी हो गया, कितना सारा कैनाल्स बन रहा है ना, आप सुने ही होंगे भाखड़ा नंगर कैनाल हो गया, इस प्रकार से कितना सारा डैम बन रहा है। उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स नहीं था, उस टाइम पे HYV सीड्स नहीं था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि HYV सीड्स क्या होता है। ठीक है, और इस प्रकार से वो जो किसान है उनका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सका। ठीक है, और इस प्रकार से भारत में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू हुआ, यानी कि एग्रीकल्चर को कॉमर्स में मिलाया गया, यानी कि एग्रीकल्चर को देखा गया पैसा कमाने का एक तौर तरीका के नज़रिए से। उसके बाद क्या बात था कि जो वहाँ पे भारत में जो प्रोडक्शन होता था, इसमें फ्लड कंट्रोल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। फ्लड जैसे पानी ज़्यादा पड़ गया या बारिश ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के कारण जो फसल जो है वो नष्ट हो गया। सॉइल जो है उसमें ज़्यादा पानी होने के कारण वो सैलिनाइज हो जाता है, तो इस प्रकार उसको डिसैलिनाइजेशन करने का कोई तकनीक नहीं था उस टाइम पे, और गवर्नमेंट जो है वो उतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहती थी। ठीक है, उसके बाद जो फार्मर्स थे, वो एक तरह से जो कुछ सेक्शन, यानी कि 100 में से मान लो आप 5 फार्मर जो था वो क्या किया, अपना प्रोडक्शन जो पहले जैसे कि गेहूं और राइस का खेती होता था और वो बस खाने के लिए खेती करते थे, उसको चेंज करके अब क्या करने लगे, वो कॉटन का खेती करने लगे, जूट का खेती करने लगे। तो इस प्रकार से कुछ जो फार्मर्स है वो अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज कर दिया गया, और बाकी जो फार्मर्स है वो उसी प्रकार रह गए, इसलिए जो मैक्सिमम फार्मर है उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। पहले हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बात कर लिए, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर का कहानी था मोटा मोटी, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग का भी कहानी था, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कहानी था इंडिया में। इंडिया में काफ़ी बेहतर इंडस्ट्रियल बेस बन सकता था, लेकिन कॉलोनियल रूल के कारण, ब्रिटिशर्स के रूल के कारण, उनका एक तरह से पॉलिसीज़ के कारण भारत में इंडस्ट्रियल बेस बहुत अच्छा तरीके से नहीं बन सका। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो सबसे पहला, जैसे हम आपको शुरू में बता चुके थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो कभी अपने आप को इंडियन नहीं माना। उसके बाद ब्रिटिशर्स जो है वो मेनली ट्रेड करने के लिए आया, तो भारत उनको एक रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे सामान देने का एक जगह मिल गया। ठीक है, और अगर भारत में ही इंडस्ट्री डेवलप करना शुरू हो जाता, तो वो क्या करता, भारत खुद ही कॉटन का प्रोडक्शन करता, खुद ही क्लोथ्स बनाता और खुद ही बेच देता। लेकिन ब्रिटिशर्स को इसमें फ़ायदा नहीं दिखा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने बताया कि आप जो है बस आप रॉ मटेरियल्स यानी कि आप बस क्लोथ का प्रोडक्शन करो, हम क्या करेंगे ब्रिटेन में जा कर के कॉटन का प्रोडक्शन करो, हम ब्रिटेन में जा कर के इसको क्लोथ बना देंगे, यानी कि इंडस्ट्रीज़ मेरे पास रहेगा और हम इसको ज़्यादा प्राइस में बेच देंगे, यानी कि आप मुझे 5 रुपये किलो के हिसाब से कॉटन बेचो, मैं जो है दुनिया भर में 500 रुपये की किले के 500 रुपये पर क्लोथ के हिसाब से, पर शर्ट के हिसाब से, पर जीन्स के हिसाब से बेचूंगा। ठीक है, तो फ़ायदा में कौन रहा, ब्रिटिशर्स फ़ायदा में रहा। इंडस्ट्रीज़ कहाँ बना, ब्रिटेन में बना। ठीक है, इसलिए इंडिया में जो है वो इंडस्ट्रीज़ नहीं बन सका।
स्टार्टिंग में ये था, मतलब कि जब ब्रिटेन्स इंडिया में आए, यानी कि 1800 के आसपास, 1850 से 1900 के बीच में यही कहानी रहा मेनली, ठीक है। लेकिन 1900 के बाद कुछ कुछ जो है भारत में इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुआ, खास करके इंडियंस जो है वो मेनली देखा कि भारत में जो है वो काफ़ी संभावना है, खास करके कॉटन इंडस्ट्री का, जूट मिल्स का, ठीक है। तो इसलिए भारत में जो है इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1900 के आसपास से, ठीक है। अब देखिए जो कॉटन है वो मेनली होता है आपका वेस्टर्न सेक्टर में। जब इंडिया ऐसे आप बनाओगे ना, तो गुजरात वाला रीजन में, महाराष्ट्र वाला रीजन में, इस रीजन में आपको मेनली कॉटन का आपका जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है। अब कॉटन जो है वो ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कॉटन जहाँ प्रोडक्शन होता है वहीं पर मेनली मिल या फिर उसका आप इंडस्ट्री लगा सकते हो। तो इस प्रकार से महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। अब देखो बंगाल में अभी तभी का बांग्लादेश, मतलब आज का डेट का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये दोनों मिल करके तभी बंगाल था। तो बंगाल में उस टाइम में जूट का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, यानी कि जूट का काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन होता था। तो वहाँ पर जूट बनना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री बना वो था टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में बनाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना। क्यों बना? क्योंकि यहाँ से आयरन और स्टील का प्रोडक्शन होता था। और आपको तो पता ही होगा कि जूट और कॉटन में ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? तो आयरन और स्टील, खास करके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करके कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़। कैपिटल गुड इंडस्ट्री क्या होता है? ऐसा इंडस्ट्री जो कि कैपिटल गुड्स बनाता है। अब कैपिटल गुड्स के मतलब, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई एक इंडस्ट्री है जो कि बड़ा बड़ा मशीन बना रहा है। उस मशीन से क्या करो आप? उस मशीन से आप अगर गेहूँ दोगे तो आटा निकल जाएगा, ठीक है। गेहूँ दो, आटा निकालो, इस प्रकार का मशीन बना रहा है। तो इस प्रकार का जो इंडस्ट्रीज़ है, जो ये मशीन बना रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल गुड इंडस्ट्री। तो इस प्रकार का इंडस्ट्री, यानी कि कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ भारत में बहुत कम बना, इनफैक्ट नहीं के बराबर बना, ठीक है। और अगर बना भी तो कुछ यहाँ कुछ वहाँ, फॉर एग्जांपल कुछ महाराष्ट्र में, कुछ बंगाल में, कुछ साउथ में, कुछ यहाँ एक दो गो, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं था। किसका रिप्लेसमेंट नहीं था? जो भारत सदियों से भारत इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश था। भारत किस इंडस्ट्री में? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर कपड़ा बनता था, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और आप देखो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट था वो बहुत कम था। और जीडीपी में ज़्यादा, अगर देखो आप किसी भी इकोनॉमी में, जैसे आज के डेट में इंडिया का इकोनॉमी में, इंडिया जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है, और भारत का इकोनॉमी में जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? टर्शियरी सेक्टर का। सेकेंड नंबर पे किसका है? इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। और आज थर्ड में नंबर पे है एग्रीकल्चर का। लेकिन उस टाइम में एग्रीकल्चर का जीरो के हिसाब से, मतलब एकदम बहुत कम, 5% 10% के हिसाब से उस टाइम पे इसका कंट्रीब्यूशन था। तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चर का। यानी कि भारत का जो इकोनॉमी था उस टाइम पे वो बहुत पुअर, कह सकते हो आप, पुअर था, ठीक है। उसके बाद एक और बात क्या थी? जो उस टाइम का जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था वो मेनली रेलवेज़ में, पावर जनरेशन में, यानी कि आप कोयले से जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो उसमें, कम्युनिकेशन में, यानी कि बस वगैरह में, ठीक है, पोर्ट्स में, ये सब में ही रह गया और वो बहुत कम रह गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो पब्लिक सेक्टर का मेनली काम करते थे, और बाकी जगह पर प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जब काम करेगा तो वो किसके लिए काम करेगा? पब्लिक के लिए। लेकिन प्राइवेट जब काम करेगा तो वो क्यों काम करेगा? वो पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब फॉरेन ट्रेड का अगर बात करें तो भारत, जैसे आपको पता होगा कि परसों से फॉरेन ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट 1500-1600 ईस्वी में, 1500-1600 के ईस्वी में इंडिया और चाइना, ये दो कंट्रीज़ जो है वो ऑलमोस्ट 50% वर्ल्ड ट्रेड में अपना योगदान देते थे। और इंडिया से मेनली एक्सपोर्ट क्या होता था? सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब जो है वो मतलब उस टाइम पे एक्सपोर्ट होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो क्या हुआ? यहाँ पर ही मतलब यहाँ पर ही, जैसे हम बताए थे आपको, कॉटन, सिल्क, ये सब यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। और आता क्या था? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि कपड़ा बन करके, कॉटन के कपड़ा बन के, सिल्क का कपड़ा बन के, जूट का कपड़ा बन के। तो फ़ायदा अगेन किसको हुआ? ब्रिटेन को हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन जो है वो इंडिया का फॉरेन एक्सपोर्ट पे एक तरह से हावी हो गया, और वो पूरा उसको कवर कर चुका था, उसको पकड़ लिया था। इसलिए इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं आगे बढ़ सका।
उसके बाद एक और बात क्या होती है ना कि यहाँ पे देखो आप, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। अगर इसको ट्रैवल करना है मान लो, तो मान लो आप यहाँ पे इस जगह पे, तो क्या होगा, पहले इस तरह से घूम के जाएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन फिर क्या हुआ 1850 के आसपास में, इनफैक्ट 1869 में, ये जो एरिया था इसको खोल दिया गया, यानी कि ये वाला एरिया में पानी भर गया। तो अब क्या हुआ, इंडिया डायरेक्ट ऐसे जाता था और यहाँ पर आकर के अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ, ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। अब भारत उस समय मेनली क्या करता था, इंपोर्ट करता था, इसलिए भारत को पैसा देना पड़ता था। तो अब ट्रेड अगर बढ़ गया तो भारत इंपोर्ट भी ज़्यादा करेगा और ब्रिटेन जो है एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया और जो है वो इकोनॉमिकली वीक होते गया। ठीक है, इकोनॉमिकली और भी बहुत ज़्यादा वीक होते गया। अब वीक कैसे होते गया, भारत में तो लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था उस टाइम, लेकिन वीक कैसे हुआ कि मेनली जो यहाँ पर भारत में फूड ग्रेन्स था, जो क्लोथ्स था, किरोसिन था, मतलब मेन आइटम जो है उसके लिए भारत को बहुत संघर्ष करना पड़ता था, भारत के लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था। उसके बाद जो सरप्लस, जैसे कि श्रीलंका में बेच दिया इंडिया, या फिर आप इजिप्ट में बेचो, ठीक है, इस जगह पर जो पैसा आता था वो क्या होता था, वो मतलब जो ब्रिटेन है वो क्या करती थी, वो पैसा लेकर के अपना एक्सपेंस करती थी, किस पे, वॉर पे। ठीक है, और यहाँ तक कि ब्रिटेन जो है वो अपना ऑफिसेस खोलती थी, लेकिन इससे इंडिया को फ़ायदा एक जरा सा भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अब आज के डेट में अगर इंडिया में सरप्लस होगा, यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोग को फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा होगा, पैसा आएगा, तो भारत सरकार क्या करेगी, और ज़्यादा भारत में इन्वेस्टमेंट करेगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, लोगों को सुविधा देगी। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे जो पैसा आया ब्रिटेन अपने जेब में डाल लिया, और ब्रिटिश लोग क्या करते थे, वो लड़ाई झगड़ा कहीं हुआ तो पैसा कहाँ से इस्तेमाल होगा, इंडिया से। ठीक है, आपको एक कोट में दिखाना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में ही बताया गया था, बहुत अच्छा कोट था ये। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो, ये क्या बोल रहा है, इंडिया इज़ द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर, इफ द एम्पायर लूजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, बट इफ वी लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव टू सेट। यानी कि जो इंडिया था वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था, उसी चीज़ पर ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था। अगर ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को लूज़ करता तो ब्रिटिश एम्पायर कभी नहीं बच पाता। ठीक है, तो ये था अपना इंडिया का उस टाइम पे इम्पोर्टेंस। अब बात कर ले अगर हम लोग डेमोग्राफिक कंडीशन पे, यानी कि भारत के लोगों का क्या स्थिति था, भारत के एवरेज आयु क्या थी, भारत का एवरेज एज क्या था। तो स्टार्टिंग में 1872 को सबसे पहली बार सेंसस होता है, फिर 1881 से रेगुलर सेंसस शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पॉपुलेशन के बारे में जो है वो अलग अलग चीज़ें पता किया गया 1881 से। फिर 1921 में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आता है, यानी कि इस टाइम में जो इंडिया का पॉपुलेशन था वो कम हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1921 से इंडिया का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगा। ठीक है, अब सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं होता है, यहाँ पर देखो फीमेल लिटरेसी लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, मात्र 7%। देखो आप एक चीज़ मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। ठीक है, मेल का जो लिटरेसी लेवल था वो कितना था, 16%, सॉरी 16%। ठीक है, आज के डेट में कितना है, लगभग 70%। ठीक है, फीमेल का जो है वो कितना था, 7%। मतलब 7% लोग ऐसे थे जो पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे। आज के डेट में लगभग 60%, मतलब आज के डेट में 60% जो औरत है वो बोलना जानती है, पढ़ना जानती है और लिखना भी जानती है। पब्लिक हेल्थ जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, लोगों को नहीं मिलता था पब्लिक हेल्थ यानी शौचालय बहुत कम था, हॉस्पिटल बहुत कम था, सुसु घर बहुत कम था। ठीक है, इसलिए वहाँ पर वाटर बॉर्न, एयर बॉर्न डिजीज़, यानी कि जो गंदे पानी में, गंदे नाली से जो डिजीज़ होता है, या फिर जो गंदे हवा से डिजीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। मोर्टेलिटी रेट, यानी कि लोगों के मरने का जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। इनफैक्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था, यानी कि जो नवजात बच्चा पैदा होता है और 6 महीने के अंदर जो मर जाता है वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि 1000 में लगभग 218। ये क्यों, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह नहीं था। आज के डेट में ये कितना है, ये लगभग 40 के आसपास है। ठीक है, तो सोचो कितना ज़्यादा कम हो गया। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि एक व्यक्ति अपने आयु में, अपने जीवन में कितना साल जिएगा, उस टाइम पे मात्र 44 साल जीता था नॉर्मल आदमी
अपने जीवन काल में मात्र 44 साल जीता था। आज के डेट में ये 70 साल जीने लगा। ठीक है, 70 साल लोग जीते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन वही जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। अब अगर हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, मतलब लोग क्या काम करते थे, तो जैसे हम बताएं मेनली 70 से 80% लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग, जो 70 से 80% लोग थे वो एग्रीकल्चर में काम करते थे। वहीं 10, 15, 20% लोग जो थे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम, 10% लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते थे, 15-20% लोग जो है सर्विस सेक्टर में काम करते थे। ठीक है। अच्छा, एक बात और क्या था कि जिस जगह पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुआ वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के इंडस्ट्रीज़ में आ गए, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, केरला, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जगह पर जो है लोग मेनली आ गए आपका काम करने इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका ये है एग्रीकल्चर है उसमें लोग कम काम करना शुरू कर दिया। यानी कि उस टाइम पे लोग वहाँ पे 60% मान लेते हैं काम करते होंगे, और लगभग 20-30% जो है वो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे। वहीं उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब में जो है वहाँ पर जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, देखो अब हर चीज़ तो ब्रिटिश गलत नहीं है किया होगा ना कुछ तो ठीक किया ही होगा। ठीक है, तो अब उसमें बढ़िया काम क्या किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवेज बना दिया, पोर्ट बना दिया, वाटर ट्रांसपोर्ट बना दिया, पोस्ट बना दिया, और टेलीग्राफ भी बना दिया। तो इससे कुछ ना कुछ तो बनाया। अब सब लूट लाट के तो चले गया, लेकिन कुछ तो बचा के रखा। जैसे कि खास करके रेलवे, रेलवे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रोड्स भी कहीं कहीं बने हैं। ठीक है, रोड्स भी बने। अब रोड तो पहले से ही बनाया गया था मुगल टाइम से ही, लेकिन वो ट्रेड के लिए नहीं बनाया गया था, वो मेनली लड़ाई झगड़ा में घोड़ा वोड़ा पार होगा उसके लिए बनाया गया था। लेकिन जब ब्रिटिश आया तो वो ट्रेड के लिए बनाया गया रोड। लेकिन ऑल वेदर रोड, यानी कि पानी पड़ता था ना उस टाइम पे, पानी जब पड़ता था रोड में तो वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब जो रोड है वो ऑल वेदर रोड है, यानी पानी पड़े या बरसात हो कुछ भी हो, अब वो रोड एक तरह से नहीं ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से रोड जो है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाया गया। ठीक है, हालांकि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ब्रिटिश दिया वो था हमारा रेलवेज़। ठीक है, अब रेलवे आने के कारण बहुत चीज़ें हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि सामान का आना जाना तेज़ हो गया, इससे ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। फिर लोगों के बीच की जो दूरी थी, फॉर एग्जांपल साउथ से लोग नॉर्थ नहीं आते थे, या नॉर्थ से लोग साउथ नहीं आते थे, ईस्ट से लोग वेस्ट नहीं आते थे, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोगों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो गया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स का मेन तो काम था ट्रेड को फ़ायदा पहुंचाना ब्रिटिश को। ठीक है, ट्रेड बढ़ाना। तो इसलिए अब इनलैंड ट्रेड भी काफ़ी, इनलैंड वाटरवेज पे भी ध्यान दिया गया। यानी कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा नदियां हैं, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, बहुत सारी नदी है। तो इस प्रकार से इनलैंड वाटरवेज पर ध्यान दिया गया। ठीक है, और उड़ीसा कोस्ट में भी कुछ कुछ कैनाल्स बनाया गया, जिससे नदी के थ्रू वहाँ पर काम किया जा सके, वहाँ पर ट्रेड किया जा सके। ठीक है, हालांकि ये उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का भी भारत में इंट्रोडक्शन किया गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ से भारत जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बूस्ट मिला उसको। अब ये मेनली क्यों किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को भी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि कम्युनिकेशन जो है ऑफिसर्स में वो बने रहे। ठीक है, अब तो इसको कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि यही बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर जो है वो आया भारत को लूट लाट के चले गए, लेकिन रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब जो है वो बचा के रख के गए। ठीक है, जिससे भारत को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिला ही मिला। उसके बाद भारत की स्थिति 1947 के टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी, बट अब वो बदल रहा है। अब भारत डेवलप कर रहा है और आगे भी डेवलप करेगा, और भगवान करे डेवलप करते रहे और भारत विश्व गुरु भी बन जाए। सो बस इतना ही है इस चैप्टर में, एंड इस चैप्टर में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अब क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 2-4 क्वेश्चंस ले लो। सबसे पहले आप बताना कमेंट सेक्शन में कि भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या उस टाइम पे स्थिति था। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दिया। तीसरा नंबर ये है क्वेश्चन कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का 1947 के टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या सरकमस्टांसेस थे, क्या उसका इकोनॉमिकल सिचुएशन था। ठीक है, आप चाहो तो कमेंट में लिख दो, वरना आप कॉपी में लिखो
और कॉपी में लिखने के बाद पब्लिश कर दो कमेंट में उसको, ठीक है, पोस्ट कर दो। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने आपको ये बताया, आई होप कि आप एक बार चैप्टर पढ़ चुके होंगे, उसके बाद आप आकर के ये वीडियो देख रहे होगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को पूरा, अब तो फिनिश हो ही गया है, तो आप इसको देखने के बाद एक बार जा कर के चैप्टर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद इसका आंसर करो, ठीक है। थैंक यू। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।